हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल हर्ष जैन। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th ज्योग्राफी का नेक्स्ट चैप्टर। हम इसका वन शॉट रिवीजन लेंगे। इस चैप्टर का नाम है प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट। ये इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी बुक का सेकंड चैप्टर है जो टर्म 2 में आ रहा है। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सबसे पहले जैसा कि हम नेम देखते हैं प्लानिंग का क्या मतलब है हम ये समझेंगे, डेवलपमेंट का क्या मतलब है हम ये समझेंगे और सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या मतलब है हम ये समझेंगे। प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें हम सोचते हैं, फॉर्मुलेट करते हैं किसी स्कीम प्रोग्राम को और उसे इम्प्लीमेंट करते हैं, एक सेट ऑफ एक्शंस को इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि कोई जो हमने गोल सेट किया है उसे अचीव कर सके। ये प्लानिंग होता है। आप एक बार इसको नोट डाउन करना चाहें तो कर सकते हैं। प्लानिंग एक प्रोसेस है जिसमें हम सोचते हैं, पॉलिसीज़ या प्रोग्राम्स को फॉर्मुलेट करते हैं और एक सेट ऑफ एक्शंस को इम्प्लीमेंट करते हैं ताकि एक जो हमने गोल सेट किया है उसको अचीव कर सकें। प्लानिंग इज़ अ ब्रॉड टर्म दोस्तों, इट इज़ नॉट अ नैरो कॉन्सेप्ट, इज़ अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट। वहीं अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो डेवलपमेंट एक पॉजिटिव चेंज होता है। साथ ही ये एक पॉजिटिव चेंज होता है, इरिवर्सिबल चेंज होता है, यानी अगर एक बार कोई चीज़ डेवलप हो जाए तो वो डेप्रिशिएट होगी पर अंडर डेवलप नहीं होगी। और ये ट्रांसफॉर्म करता है किसे? ये इफेक्ट करता है इकोनॉमी को, सोसाइटी को या एनवायरनमेंट को। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? एक ऐसी डेवलपमेंट जहाँ पर हम डेवलपमेंट में जो रिसोर्सेस यूज़ कर रहे हैं उनको इतना जुडिशियसली यूज़ करें ताकि जो आने वाली फर्दर जनरेशन है उनको भी वो रिसोर्सेस मिल सके और हमारी भी ज़रूरतें पूरी हो जाए। तो हम जो प्लानिंग करते हैं उसका सबसे मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि हम रिसोर्सेस को सस्टेनेबल मैनर में यूज़ करें। तो अब हम स्टार्ट करते हैं प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। प्लानिंग के जनरली दो अप्रोचेस होते हैं। एक होता है सेक्टोरल अप्रोच, यहाँ गिवन है सेक्टोरल अप्रोच। सेकंड होता है रीजनल प्लानिंग। इन दोनों प्लानिंग्स में क्या होता है? सेक्टोरल प्लानिंग में हम सेक्टर वाइज किसी स्पेशल सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, ऑफ सोसाइटी, ऑफ एनवायरनमेंट देखते हैं और उसी के लिए हम हमारी पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट करते हैं। वहीं रीजनल प्लानिंग में हम किसी अंडर डेवलप्ड एरिया को लेते हैं और उसके बारे में हम पॉलिसीज़ फॉर्मुलेट करते हैं ताकि उसे डेवलप कर सकें। Sectoral planning involves formulation and implementation of schemes or programs that aims to develop various sectors of economy, such as agriculture, irrigation, manufacturing, power, construction, transport, communication, social infrastructure, etc., etc. Then हम आते हैं रीजनल प्लानिंग पर। जैसा कि मैंने आपको बताया, रीजनल प्लानिंग यानी अगर कोई एरिया कम या ज़्यादा डेवलप है इन कंपेयर टू अदर, वहाँ पर हम रीजनल प्लानिंग का अप्रोच यूज़ करते हैं सो दैट हम वहाँ के जो रीजनल इम्बैलेंस है उसे बदल सके, रीजनल इम्बैलेंस जो है डेवलपमेंट में उसे बदल सके। जो रीजनल प्लानर्स होते हैं उनके स्पेशल पर्सपेक्टिव्स होते हैं टू मेक प्लान्स फॉर बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ रीजन। वो अपने जो डेवलपमेंट गोल्स रखते हैं वो इस तरह रखते हैं ताकि हर एक रीजन इक्वली डेवलप हो सके। हम आते हैं अब टारगेट एरिया प्लानिंग पर। प्लानिंग सेक्टरल और रीजनल बेसिस पर तो होती ही है, पर हम रीजनल बेसिस पर दो तरह से प्लानिंग करते हैं, एक तो टारगेट एरिया लेकर और एक टारगेट ग्रुप लेकर। जो प्लानिंग किसी स्पेशल टारगेट एरिया को लेकर की जाए उसे टारगेट एरिया प्लानिंग कहेंगे। इसका कोर फोकस, जो टारगेट एरिया का कोर फोकस होता है वो होता है प्रमोट डेवलपमेंट इन इकोनॉमिकली बैकवर्ड एरियाज। जो एरियाज इकोनॉमिकली पिछड़े हुए हैं उनको डेवलप किया जा सके। ये बात हमेशा याद रखना दोस्तों, जहाँ इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी उसके लिए हमेशा रिसोर्स बेस स्ट्रॉन्ग होना ज़रूरी है। और रिसोर्स बेस के साथ साथ टेक्नोलॉजिकल प्लस इन्वेस्टमेंट, ये दो चीज़ होना बहुत ज़रूरी है। अगर लैक ऑफ टेक्नोलॉजी होगी या लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट होगा तो कोई भी जगह इकोनॉमिकली डेवलप नहीं हो पाएगी। इंडिया में प्लानिंग कमीशन ने देखा कि जो सेक्टोरल प्लानिंग और रीजनल प्लानिंग है वो वर्कआउट नहीं कर रहा है, हमें और कुछ और रास्ता देखना पड़ेगा प्लानिंग के लिए। तो उन्होंने चूज़ किया दो नए मेथड्स को, वो था एक टारगेट ग्रुप अप्रोच और एक था टारगेट एरिया अप्रोच। इन दो अप्रोचेस से उन्होंने क्या कोशिश की? टू लिमिट एंड स्टॉप द रीजनल इम्बैलेंसेस
फ्रॉम राइजिंग फर्दर, यानी जो रीजन्स के बीच में डेवलपमेंटल इम्बैलेंसेस बन रहे हैं उनको सुधारा जा सके, उनको कम किया जा सके और इकोनॉमिक फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया जा सके। अब हम देखते हैं टारगेट एरिया प्रोग्राम्स, कुछ एग्जांपल्स लाइक कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो कि किसी कैनाल के कमांड एरिया से रिलेटेड होता है या किसी रिवर के कमांड एरिया से रिलेटेड होता है, वो प्रोग्राम्स आते हैं इसमें। ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, जिन जगहों पर वाटर स्कैर्स है, जहाँ पर वाटर स्कैरसिटी है, वहाँ के लिए जो प्रोग्राम्स डेवलप किए जाते हैं वो आते हैं यहाँ पर। उसके बाद डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, जहाँ पर पूरी तरीके से डेजर्टिफिकेशन हो चुका है, वहाँ पर डेवलपमेंट किस तरह की जाए उसके लिए प्रोग्राम्स। और एक हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, यानी हिली रीजन पर किस तरह डेवलपमेंट किया जाए उसके लिए जो स्ट्रेटेजीज बनती है वो इसके अंदर आती है। नेक्स्ट आते हैं हम टारगेट ग्रुप प्रोग्राम्स पर। इंडिया में मेनली 2 टारगेट ग्रुप प्रोग्राम स्टार्ट हुए थे, एक है स्मॉल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी और एक है मार्जिनल फार्मर्स डेवलपमेंट एजेंसी। स्मॉल फार्मर्स में जो बहुत ज़्यादा जिनकी आउटपुट एग्रीकल्चर आउटपुट बहुत कम है उन फार्मर्स के लिए ये प्रोग्राम है, और जो लैंडलेस एग्रीकल्चरल फार्मर्स है जिन पर बिल्कुल ध्यान नहीं जा पाता, जो बिल्कुल छूते रह जाते हैं किसी भी बेनिफिट से, गवर्नमेंट के बेनिफिट से, उनके लिए स्टार्ट किया गया। ये नोटेबल है दोस्तों, 8 5 ईयर प्लान के अंदर स्पेशल एरिया प्रोग्राम्स जो थे उन्हें डिज़ाइन किया गया सो दैट हम इन 4 एरियाज़ पे, हिल एरियाज़ पर, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स पर, ट्राइबल एरियाज़ पर और एक बैकवर्ड एरियाज़ पर, इन 4 जगहों पर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर सके इंडिया में। ये प्लानिंग कमीशन ने 8 5 ईयर प्लान में इंट्रोड्यूस किया। अब हम आते हैं, अब हम थोड़ा ब्रीफ में पढ़ेंगे हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के बारे में। हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम 5th 5 ईयर प्लान में इंट्रोड्यूस हुआ था, कवरिंग 15 डिस्ट्रिक्ट्स। वो 15 डिस्ट्रिक्ट्स कौन कौन सी थी? वो हिली डिस्ट्रिक्ट थी, कहाँ की? उत्तर प्रदेश की। पहले उत्तराखंड उत्तर प्रदेश एक साथ था, अब उत्तराखंड अलग हो चुका है, तो उत्तर प्रदेश की जो हिली डिस्ट्रिक्ट थी जो अब उत्तराखंड में जा चुकी है वो थी। उसके अलावा आसाम की कौन कौन सी? मिकिर हिल्स और नॉर्थ कैचर हिल्स थी, दार्जिलिंग हिल्स थी वेस्ट बंगाल की, और नीलगिरीज थी तमिलनाडु की। ये एक इम्पॉर्टेंट कमेटी है दोस्तों, नेशनल कमेटी ऑन डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया, NCDBA फुल फॉर्म के लिए भी आ सकता है। इसने 1981 में हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम को डिफाइन किया था कि हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम में हम सिर्फ उन्हीं हिल एरियाज़ को लेंगे जिनकी हाइट 600 मीटर से अबव होगी, मीन सी लेवल से अबव होगी, और किसी और ट्राइबल सब प्लान में उनको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। सिर्फ वही एरियाज़ जो इन दोनों ज़रूरतों को पूरा करेंगे उन्हें बैकवर्ड हिल एरियाज़ की तरह ट्रीट किया जाएगा। जो डिटेल प्लान्स थे डेवलपमेंट हिल एरियाज़ के लिए वो किस बेसिस पर तैयार किए गए, वो है एक तो टोपोग्राफिकल बेसिस, इकोलॉजिकल बेसिस, सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस। किसी भी जगह पर डेवलपमेंट करने के लिए हम बेसिकली यही पॉइंट्स हैं जिन्हें हमेशा माइंड में रखते हैं। वहाँ की टोपोग्राफी कैसी है, इकोलॉजी कैसी है, सोशल एंड इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी है। ये प्रोग्राम्स बेसिकली काम करते थे लोकल रिसोर्सेज को हार्नेस करने का, सो दैट वहाँ पर हॉर्टिकल्चर, प्लांटेशन, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फॉरेस्ट्री, स्मॉल स्केल, विलेज बेस्ड इंडस्ट्रीज को डेवलप किया जा सके ताकि वहाँ पर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। अब हम दोस्तों पढ़ते हैं ब्रीफ में ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम के बारे में। ड्रॉट प्रोन एरिया जो प्रोग्राम था ये 4th 5 ईयर प्लान में प्लानिंग कमीशन ने इंट्रोड्यूस किया था। इसके मेन ऑब्जेक्टिव थे, पहला एम्फेसाइज ऑन जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, ये सबसे मेन इसका ऑब्जेक्टिव था कि इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ को वहाँ पर जनरेट किया जाए सो दैट वहाँ पर प्रोडक्टिव एसेट्स बन सके। सेकंड वहाँ का ऑब्जेक्टिव था कंस्ट्रक्शन हो सके, किसकी कंस्ट्रक्शन? लेबर इंटेंसिव सिविल वर्क्स की, सो दैट वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट बढ़ सके और एसेट्स क्रिएट हो सके। बाद में इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, अफॉरेस्टेशन, ग्रास लैंड्स डेवलपमेंट, क्रिएशन ऑफ बेसिक रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, रोड्स, मार्केट, क्रेडिट एंड सर्विसेज यानी बैंकिंग सर्विसेज, इन सबको भी यहाँ पर स्टार्ट किया गया। ये भी बाद में इसी के ऑब्जेक्टिव में लिए गए। दोस्तों हमने यहाँ पर भी देखा था नेशनल कमेटी ऑन डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया, यहाँ पर भी हम वही देखेंगे। यही ध्यान रखती है जो टारगेट एरिया प्रोग्राम्स होते हैं उनका, ताकि जो बैकवर्ड एरियाज है उन्हें डेवलप किया जाए। यही कमेटी ने रिव्यू की थी ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम की परफॉर्मेंस को। वहाँ पर देखा गया था कि जो प्रोग्राम है
वो मेनली एग्रीकल्चर और एलाइड सेक्टर ही लिमिटेड है, और उसका मेजर फोकस रहा रिस्टोरेशन ऑफ इकोलॉजिकल बैलेंस, क्योंकि हम देखते हैं जहाँ पर ड्रॉट प्रोन एरिया होगा वहाँ की इकोलॉजी पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी होगी, और मेन हमारा फोकस होना चाहिए वहाँ की इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करना। हाउएवर जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है उतना ही सोसाइटी पर प्रेशर बढ़ रहा है, एग्रीकल्चर लैंड्स पर प्रेशर बढ़ रहा है, जिसके कारण खेतीहर जो किसान है उनको छोटे से छोटा लैंड भी वो यूटिलाइज कर रहे हैं अपने प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ के लिए, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन हो रहा है। जितना आप एग्रीकल्चर बढ़ाएंगे उतना ही इकोलॉजिकल डिग्रेडेशन होगा, क्योंकि एग्रीकल्चर में आप पहली बात तो वाटर टेबल को डिप्लीट कर रहे हैं, सेकंड आप नेचुरल वेजिटेशन को ख़राब कर रहे हैं, थर्ड आप वहाँ पर केमिकल फर्टिलाइजर्स को यूज़ कर मिट्टी को नुकसान पहुँचा रहे हैं। और देयर इज़ अ नीड कि वहाँ पर कुछ अल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ खोली जाए एक्सेप्ट एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड एक्टिविटीज़। जो कुछ और अदर स्ट्रेटेजीज थी डेवलपमेंट की इन एरियाज में, वो थी अडॉप्शन ऑफ इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट। वाटरशेड डेवलपमेंट क्या होता है दोस्तों? कंजर्वेशन एंड एफिशिएंट यूज ऑफ एंड मैनेजमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, ये होता है वाटरशेड डेवलपमेंट। ये माइक्रो लेवल पर स्टार्ट किया गया ड्रॉट प्रोन एरियाज पर। बेसिक कंसिडरेशन थी इसकी कि ड्रॉट प्रोन एरियाज में इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन किया जाए वाटर, सॉइल, प्लांट्स, ह्यूमन और एनिमल्स के बीच में। अब हम देखते हैं दोस्तों प्लानिंग के अंदर किन एरियाज को, किन डिस्ट्रिक्ट्स को इन्होंने ड्रॉट प्रोन रीजन्स के अंदर रखा था। 1967 में प्लानिंग कमीशन ने 67 डिस्ट्रिक्ट्स को एंटायरली या पार्टली, जहाँ पर थोड़ा भी ड्रॉट पड़ता है उसको इसके अंदर ड्रॉट प्रोन एरियाज के अंदर कंसीडर किया। इरिगेशन कमीशन ऑफ इंडिया 1972 में उसने दोबारा से ड्रॉट प्रोन एरियाज को डिमार्केट किया और वहाँ पर इंट्रोड्यूस कर दिया 30% इरीगेटेड एरिया का क्राइटेरियन। इसका मतलब ड्रॉट प्रोन एरियाज का जो 30% एरिया होगा वो इरीगेटेड एरिया होगा। ये इरिगेशन कमीशन ऑफ इंडिया 1972 में डिसाइड किया गया। ड्रॉट प्रोन एरियाज इंडिया के कौन कौन से हैं? सेमी एरिड और एरिड ट्रैक्ट्स ऑफ राजस्थान, गुजरात, वेस्टर्न मध्य प्रदेश, मराठावाड़ रीजन ऑफ महाराष्ट्र, रायलसीमा एंड तेलंगाना प्लेटोज, कर्नाटका प्लेटो एंड हाईलैंड्स ऑफ इंटीरियर पार्ट्स ऑफ तमिलनाडु। ये वही जगह है दोस्तों जहाँ बारिश कम होती है। ड्यू टू द एडवांसमेंट ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज, ड्रॉट प्रोन एरियाज ऑफ हरियाणा, पंजाब, नॉर्दर्न राजस्थान डू नॉट फेस ड्रॉट्स। आप देखिएगा दोस्तों हरियाणा, पंजाब, नॉर्दर्न राजस्थान, जहाँ गंगानगर की तरफ, राजस्थान की जो गंगानगर डिस्ट्रिक्ट है उस तरफ, हरियाणा की तरफ, पंजाब की तरफ बारिश कम होती है, फिर भी वो ड्रॉट प्रोन एरियाज में नहीं आते क्योंकि यहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी और डेवलप्ड है। अब हम एक ओवरव्यू देखते हैं प्लानिंग पर्सपेक्टिव इन इंडिया का। इंडिया ने स्टार्टिंग में इंडिपेंडेंस के बाद सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग को अडॉप्ट किया था 1950 में प्लानिंग कमीशन को बनाकर। उसके बाद ग्रेजुअली उसने इसको डिसेंट्रलाइज किया ताकि मल्टी लेवल प्लानिंग हो सके। जो प्लानिंग फॉर्मुलेशन ऑफ प्लानिंग है उसको सेंटर, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रीब्यूट किया गया। प्लानिंग कमीशन को 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग से रिप्लेस कर दिया गया। नीति आयोग की फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसे 1 जनवरी 2015 में रिप्लेस कर दिया गया प्लानिंग कमीशन से। नीति आयोग जो है उसे इस ऑब्जेक्टिव के साथ सेट किया गया ताकि वो स्टेट्स का रोल बढ़ा सके इन पॉलिसी फॉर्मुलेशंस, इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ इंडिया फॉर मेकिंग इंडिया, उसमें भी उनका रोल बढ़ा सके और सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट्स दोनों को स्ट्रेटेजिक व टेक्निकल एडवाइस मिल सके। अब हम इस चैप्टर का मेन जो केस स्टडी है भरमौर रीजन की वो स्टार्ट करेंगे। दोस्तों अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं। मैं बिल्कुल शॉर्ट में भरमौर रीजन की आपको फिजिकल सेटिंग यानी फिजिकल लोकेशन, क्लाइमेट और वहाँ के बारे में बताने वाला हूँ। भरमौर रीजन 32 डिग्री 11 मिनट्स नॉर्थ एंड 32 डिग्री 41 मिनट्स नॉर्थ लैटिट्यूड्स और 76 डिग्री 22 मिनट्स एंड 76 डिग्री 53 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड्स के बीच में है। ये एरिया, इस भरमौर रीजन का एरिया है 1818 स्क्वायर किलोमीटर। ये एरिया मेजरली 1500 मीटर से 3700 मीटर अबव मीन सी लेवल है। इस रीजन को पॉपुलरली होमलैंड ऑफ गडीज भी कहते हैं। गडीज वहाँ के लोकल ट्राइबल कम्युनिटी का नेम है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्राइबल कम्युनिटी है हिमाचल प्रदेश की। भरमौर रीजन सब तरफ से लॉफ्टी माउंटेन से सराउंडेड है।
इसके नॉर्थ में है पीर पंजाल रेंज, इसके साउथ में है धौलाधार रेंज। वहीं अगर हम ईस्ट में बात करें तो धौलाधार रेंज और पीर पंजाल रेंज कन्वर्ज होते हैं रोहतांग पास के पास में। द रिवर रावी, यानी यहाँ पर जो मेन रिवर्स है वो है रवि रिवर, उसके दो ट्रिब्यूटरीज बुदिल एंड तुंदाहेन, ये इस टेरिटरी को यानी इसको भरमौर रीजन को ड्रेन करती है। यहाँ पर यह रिवर्स गॉर्जेस के फॉर्म में बहती है, गॉर्जेस यानी डीप वैली फॉर्म में बहती है। दीज रिवर डिवाइड, यही रिवर्स तुंदाहेन, बुधिल और रवि, ये तीनों रिवर्स इस एरिया को 4 मेजर डिविजन्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है, वो है होली, कानी, कुगती एंड तुंधा। भरमौर रीजन में नॉर्मली फ्रीजिंग वेदर कंडीशन होता है, विंटर्स में स्नोफॉल भी हो जाती है। मंथली टेम्परेचर जनवरी में 4 डिग्री सेल्सियस होता है, जुलाई में 26 डिग्री सेल्सियस होता है। भरमौर के पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो भरमौर एरिया जो है उसे भरमौर और होली 2 तहसील्स में डिवाइड किया गया है। इसके डिस्ट्रिक्ट चंबा है, हिमाचल प्रदेश स्टेट है। इस एरिया को 21 नवंबर 1975 से ट्राइबल एरिया घोषित किया हुआ है। भरमौर गड्डी ट्राइबल कम्युनिटी से इनहेबिटेड है और गडीज ने अपना एक अलग यूनिक और डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी बनाया हुआ है क्योंकि वो ट्रांसह्यूमेंस प्रैक्टिस करते हैं और कम्युनिकेट करते हैं गडियाली डायलेक्ट में। गडियाली गडीज की बोली है। ट्रांसह्यूमेंस दोस्तों होता है सीजनल मूवमेंट ऑफ पीपल, जहाँ पर वो पहाड़ गर्मियों में पहाड़ पर चढ़ जाते हैं और सर्दियों में वापस पहाड़ से नीचे आ जाते हैं, इसे ट्रांसह्यूमेंस कहते हैं। ये था हमने पढ़ा फिजिकल सेटिंग। अब देखते हैं अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी कैसे है भरमौर की। भरमौर में सबसे मेन है हार्श क्लाइमेट है, रिसोर्स बेस बहुत लो है और इन्वायरमेंट बहुत फ्रेजाइल है। इन्हीं कारणों की वजह से वहाँ इकोनॉमी और सोसाइटी डेवलप नहीं हो पा रही है। वहाँ इकोनॉमिकली और सोशली बैकवर्ड, ये भरमौर हिमाचल प्रदेश का सबसे ज़्यादा इकोनॉमिकली और सोशली बैकवर्ड एरिया है। गडीज जो है उन्होंने ज्योग्राफिकल और पॉलिटिकल आइसोलेशन साथ ही साथ सोशो इकोनॉमिक डेप्रिवेशन देखा है, क्योंकि जो भरमौर रीजन है वो ज्योग्राफिकली पहाड़ों से घिरा हुआ है, आइसोलेटेड है, पॉलिटिकली भी आइसोलेटेड है और सोशो इकोनॉमिक डेप्रिवेशन वहाँ है क्योंकि वहाँ डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। जो वहाँ की इकोनॉमी है वो लार्जली एग्रीकल्चर और उसके एलाइड एक्टिविटीज़ पर बेस्ड है। एलाइड एक्टिविटीज़ लाइक पोल्ट्री फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग एक्सेट्रा सच एज शीप एंड गोट रियरिंग। अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस द टोटल पॉपुलेशन, यहाँ भरमौर की जो पॉपुलेशन है वो थी 39,113 अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस एंड 21 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर यहाँ की डेंसिटी रही है। अब हम आते हैं इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स ITDP भरमौर में। 1970s में गडीज जो थे उनको स्केड्यूल्ड ट्राइब्स में काउंट किया गया, उनको इंक्लूड किया गया। डेवलपमेंट प्रोसेस यहाँ पर स्टार्ट हुआ 1970s के बाद। लेटर 1974 5th 5-year प्लान जो आया वो ट्राइबल सब प्लान इंट्रोड्यूस किया गया। भरमौर को एक 5 इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर लिया गया हिमाचल प्रदेश के। इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट क्या होता है हम देख लेते हैं। ITDP under tribal subplan is being implemented since 5th 5-year plan with specific objectives of reducing poverty, improving educational status and eliminating exploitation of tribal families। ये ITDP है दोस्तों। अब हम देखते हैं एम्स एंड प्रायोरिटीज क्या क्या थी ITDP की। फर्स्ट, इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ गडीज। सेकेंड, नैरोइंग द गैप इन द लेवल ऑफ डेवलपमेंट बिटवीन भरमौर एंड अदर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हिमाचल प्रदेश, यानी भरमौर को भी उसकी अदर डिस्ट्रिक्ट्स के तरह ही डेवलप किया जा सके। Third, the highest priority was on development of transport and communication, agriculture, allied activities, as well as social and community services। ये सबसे important aims and priorities थी ITDP की। अब हम आते हैं ITDP के अचीवमेंट्स पर। ITDP की बेसिक अचीवमेंट्स थी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, स्कूल्स, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, पोर्टेबल वाटर, रोड, कम्युनिकेशंस एक्सेट्रा वो वहाँ पर डेवलप कर पाए। विलेजेस जो रवि एंड होली एंड खानी एरियाज़ में थे उनको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का बेनिफिट मिला। देयर हैज़ बिन ट्रेमेंडस इंक्रीज इन लिटरेसी रेट, वहाँ पर सिंस 1971 लिटरेसी रेट में इंक्रीज हो रहा है। 1971 में जहाँ पर 1.88 फीमेल लिटरेसी रेट थी वहीं 2011 में 65% हो गई। वहाँ पर जेंडर इनइक्वालिटी कम हो रही है, डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल लिटरेसी रेट कम हो रही है, इससे हमें पता चलता है जेंडर इनइक्वालिटी भी कम हो रही है। देयर इज एन इम्प्रूवमेंट इन सेक्स रेशियो एंड चाइल्ड मैरिज डिक्लाइंड। ट्रेडिशनली गडीज हैव बीन सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चरलिस्ट, सब्सिस्टेंस यानी सिर्फ खुद के लिए खेती करना, खुद की जीवन यापन हो जाए उसके लिए खेती करना।
and pastoralists mainly focused on food grains, livestock population. But during the last 3 decades of the 20th century, production of cash crops and pulses have increased. But लास्ट 30 सालों में 20th सेंचुरी में वहाँ पर कैश क्रॉप्स और पल्सेस इंक्रीज हो गए, एग्रीकल्चर में प्रोड्यूस होना. वहाँ importance of pastoralism यानी गाय भैंस चराना in the economy has declined, as now only about 1/10 of total households practice transhumance. अब वहाँ पर only 1/10 जो total households है वो transhumance practice कर रहे हैं और pastoralism practice कर रहे हैं. pastoralism यानी गाय भैंस चराना उन्होंने कम कर दिया है और अब वो लोग डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं. अब हम देखते हैं दोस्तों ITDP की लिमिटेशंस क्या थी. इसकी फर्स्ट लिमिटेशन थी सम एरिया स्टिल लैक इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट. जो रिमोट विलेज थे टुंडा एंड कुक्टी वो स्टिल लैक करते हैं. हमने देखा सिर्फ होली और खानी विलेजेस जो एरियाज थे वही डेवलप हो पाए. क्रॉप कल्टीवेशन स्टिल ट्रेडिशनल मेथड्स से होती है. इवन दो पेस्टरलिज्म हैज डिक्लाइंड, स्टिल गडीज आर वेरी मोबाइल एज अ लार्ज नंबर स्टिल माइग्रेट टू कांगड़ा एंड सराउंडिंग एरियाज टू अर्न देयर लिविंग थ्रू वेज लेबर ड्यूरिंग विंटर्स में अभी भी भरमौर रीजन में उनके लिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है. उन्हें शिफ्ट होना पड़ता है, उन्हें वहाँ से माइग्रेट करना पड़ता है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए कांगड़ा में. तो ये 3 लिमिटेशन है ITDP की. अब हम दोस्तों स्टार्ट करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट. मैंने आपको बताया था सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है. Sustainable development is a development that meets the needs of the present generation without compromising the ability of future generation to meet their own needs. यानी हमारे लिए भी हम काम डेवलपमेंट कर पाएँ, साथ ही साथ फ्यूचर जनरेशन भी उनकी नीड्स को पूरा कर पाएँ. ये 20th सेंचुरी में इंट्रोड्यूस हुआ वो कॉन्सेप्ट है फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट. कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट इज क्वाइट कॉम्प्लेक्स एंड डायनेमिक इन नेचर. बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और डायनेमिक होता है डेवलपमेंट. इट इज़ जनरली यूज टू डिस्क्राइब द स्टेट ऑफ पर्टिकुलर सोसाइटी. फॉर इंस्टेंस पीपल लिविंग इन अर्बन रूरल एरियाज फॉर द प्रोसेस ऑफ चेंजेस एक्सपीरियंस्ड बाय देम. फॉर इंस्टेंस बुलक कार्ट टू साइकिल. जनरली हम देखते हैं डेवलपमेंट को हम अर्बन और रूरल एरियाज से कंपेयर करके लेते हैं. हम लोग वहाँ पर जो एक्सपीरियंस चेंजेस हुए उसको लेकर करते हैं. फॉर एग्जाम्पल पहले अगर हम साइकिल चलाते थे, फिर हम बाइक चलाने लगे, फिर हम कार चलाने लगे, ये डेवलपमेंट है. पहले जो रूरल एरिया था वो अर्बन बन गया, ये एक डेवलपमेंट है. हिस्टोरिकली द मेन क्राइटेरिया ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ सोसाइटीज स्टेट वाज द इंटरेक्शन प्रोसेस बिटवीन ह्यूमन सोसाइटीज एंड देयर बायोफिजिकल एनवायरनमेंट. जो मेन क्राइटेरिया था सोसाइटी के पास इंटरेक्ट करने का विथ नेचर वो थे बायोफिजिकल एनवायरनमेंट यानी एयर वाटर सॉइल. With time, humans' interaction with biophysical environment has changed. Now the process of human environment interaction depends upon the level of technology. अब जितना ज़्यादा scientific development होगा उतना ही ज़्यादा हम human environment से interact करते हैं. हमने institutions develop की हैं society ने जो इस तरफ काम करते हैं. टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस हैव इंक्रीज द स्पीड ऑफ ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शंस. जितना हम टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट कर रहे हैं उतना ही ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शंस बढ़ रहा है, विच इन रिटर्न प्रोमोटेड टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, जिसकी वजह से टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस आई, ट्रांसफॉर्म हुआ और इंस्टीट्यूशंस क्रिएट हुए. डेवलपमेंट एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है जो पॉजिटिव इरिवर्सिबल ट्रांसफॉर्म होता है इकोनॉमी, सोसाइटी एंड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के लिए. मैंने आपको पहले ही बताया था. अब हम देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट. ये आपका क्वेश्चन आ सकता है कि डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट कैसे इवॉल्व हुआ. हम देखेंगे पोस्ट वर्ल्ड वॉर सेकेंड एरा यानी जब कोल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था तब कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ से ही रिलेटेड था. हम सिर्फ GNP देखते थे, पर कैपिटा कंजप्शन देखते थे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. बट अब इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ साथ हम लोग बाकी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स भी देखते हैं, क्योंकि अब हम देख रहे हैं जब से इकोनॉमिक ग्रोथ हाई एक्सपीरियंस की है हमने रैपिड राइज इन पॉवर्टी भी देखा है बिकॉज ऑफ अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज. 1970s में डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ ताकि इक्विटी और रीडिस्ट्रीब्यूशन हो सके विथ ग्रोथ. इक्विटी का मतलब है जिसको जितना ज़रूरत है उसको उतना मिले. Later, it was realized the concept of development cannot be restricted to only economic sphere. अब डेवलपमेंट सिर्फ इकोनॉमिक स्फीयर तक नहीं रह सकता, इसमें सोशल वेलबींग, वेलफेयर ऑफ द पीपल भी इंक्लूड करना होगा. हमें ऐसा रियलाइजेशन हुआ. बाय 1980s डेवलपमेंट जो था वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट आया जिसके अंदर सारे इम्प्रूवमेंट्स एज सोशल एज वेल एज मटीरियल वेलबींग इंक्लूड किए गए.
डेवलपमेंट जो है वो अब एम्फेसाइज करता है इम्प्रूविंग द वेलबींग ऑफ पीपल, इम्प्रूविंग द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल, अवेलिंग द हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड इंश्योरिंग पॉलिटिकल एंड सिविल राइट्स। अब हम आते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे इवॉल्व हुआ। तो अब देखते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो इन्वायरमेंटल इश्यूज थे उनके प्रति अवेयरनेस लेट 1960s में स्टार्ट हुई वेस्टर्न वर्ल्ड में। इसने रिफ्लेक्ट किया अपने कंसर्न्स अनडिजायरेबल इफेक्ट्स की तरफ जो थे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट पर। पब्लिकेशन, ये एक पब्लिकेशन है, आप प्लीज़ नोट कर लीजिएगा, द पॉपुलेशन बॉम्ब, जो पब्लिश की थी एहरलिक ने 1968 में, और द लिमिट्स विद ग्रोथ जो पब्लिश की थी मीडोज ने 1972 में। इन दो पब्लिश्ड पब्लिकेशंस ने सबको एनवायरमेंटलिस्ट जो थे उनको लोगों को बताया कि किस तरह इन्वायरमेंट डिप्लीट हो रहा है और कितनी नेसेसरी है कि हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट लानी होगी। इसीलिए वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट फॉर्म किया यूनाइटेड नेशंस ने, ताकि वो एनवायरमेंट को डेवलप कर सके, एनवायरमेंट को बचा सके, कंजर्व कर सके। द कमीशन वॉज हेडेड बाय नॉर्वेगियन प्राइम मिनिस्टर ग्रो हार्लेम ब्रुटलैंड। द कमीशन, जो ये कमीशन थी, इसकी रिपोर्ट आई आर कॉमन फ्यूचर, जिसे ब्रुटलैंड रिपोर्ट भी कहते हैं। ये आई थी 1987 में। इस रिपोर्ट ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट को डिफाइन किया था, द डेवलपमेंट दैट मीट द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। दोस्तों ये डिफाइन हमें ब्रुटलैंड रिपोर्ट या और कॉमन फ्यूचर रिपोर्ट से मिली थी जो 1987 में पब्लिश हुई थी। और ये कौन से कमीशन ने पब्लिश की थी? ये कह रही थी वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट ने, जो अंडर यूनाइटेड नेशंस एस्टेब्लिश हुआ था। Sustainable development take care of ecological, social and economic aspects of development of present time and emphasis on the conservation of resources to enable the future generation to use these resources. Sustainable development जो है वो ecological, social और economic aspects को develop करता है in present time, ताकि हम resources को conserve भी कर सकें और future generations को उनको use करने के लिए भी enable कर सकें. It considers the development of the whole humankind which have a common future. ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो होल ह्यूमन काइंड को डेवलपमेंट करवाना चाहता है जिसके पास कॉमन फ्यूचर है। एक लास्ट केस स्टडी इस चैप्टर की बची है, वो हम पढ़ लेते हैं दोस्तों। इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया, ये जो प्रोजेक्ट था इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया का, ये कुंवर सेन का आइडिया था। 1948 में उन्होंने बताया था, बट ये लॉन्च हुआ 31 मार्च 1958 में उनकी डेथ के बाद। जो कैनाल थी, जो कैनाल है वो हरी के बैराज इन पंजाब से ओरिजिनेट होती है और पैरेलल चलती है पाकिस्तान बॉर्डर के एट एन एवरेज डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर। यानी आप इस तरह समझे, अगर ये पाकिस्तान बॉर्डर है, ये कैनाल है, इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस डिस्टेंस है वो अप्रॉक्स 40 किलोमीटर है, दोनों पैरेलल चलती है। थार डेजर्ट मरीस्थली, यानी जो राजस्थान का फेमस थार डेजर्ट है, वहाँ पर जो टोटल प्लांट लेंथ है सिस्टम की, कैनाल सिस्टम की, वो है 9060 किलोमीटर। वहीं ये इरिगेशन नीड्स फुलफिल करेगी 19.16 लाख हेक्टेयर्स ऑफ लैंड की। ये जो कैनाल है ये दो इरिगेशन सिस्टम्स में वर्क करती है, एक तो फ्लो इरिगेशन और एक लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम। मैं आपको दोनों के बारे में दोस्तों बता देता हूँ। जो फ्लो इरिगेशन सिस्टम होता है, इसके अंदर ये एक ऐसा टाइप ऑफ इरिगेशन है जहाँ पर सप्लाई ऑफ इरिगेशन वाटर इज अवेलेबल इज सच अ लेवल दैट इज कन्वेड ऑन द लैंड बाय ग्रेविटी फ्लो। इसका मतलब अगर पानी ऊपर से नीचे बह रहा है तो वो फ्लो इरिगेशन सिस्टम में आएगा, पर अगर आगे लैंड थोड़ा ऊपर है और हम पानी की सप्लाई, वाटर सप्लाई लो है और हम ग्रेविटेशन के अपोजिट जाकर किसी वाटर लिफ्ट मैकेनिज्म का इस्तेमाल करके जब इरिगेशन कर रहे हैं किसी पंप के थ्रू, तो वो लिफ्ट इरिगेशन सिस्टम आएगा। लिफ्ट कैनाल में हम लोग वाटर को लिफ्ट करते हैं फ्लो अगेंस्ट द स्लोप ऑफ लैंड, ताकि वो जो स्लोप है लैंड की उसके अगेंस्ट फ्लो कर सके। ऑल द लिफ्ट कैनाल्स ऑफ दिस सिस्टम ओरिजिनेट एट द लेफ्ट बैंक ऑफ द मेन कैनाल। जो मेन कैनाल है उसके लेफ्ट बैंक की तरफ, ये राइट या लेफ्ट दोस्तों, लेफ्ट बैंक की तरफ मेनली जो है लिफ्ट कैनाल सिस्टम है, और जो राइट बैंक है उस तरफ फ्लो चैनल्स है। आउट ऑफ द टोटल कमांड एरिया 70% जो है वो इरिगेशन के लिए टारगेट किया था फ्लो सिस्टम से, और जो 30% बचा हुआ है वो लिफ्ट सिस्टम से। इस कैनाल की कंस्ट्रक्शन
2 स्टेजेस में पूरी हुई। स्टेज फर्स्ट है गंगानगर, हनुमानगढ़, नॉर्दर्न पार्ट ऑफ बीकानेर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, यहाँ पर फर्स्ट स्टेज में डेवलप हुआ। फर्स्ट स्टेज में जो कल्चरल कमांड एरिया है वो था 5.53 लाख हेक्टेयर्स, जहाँ पर अंड्यूलेटिंग, जेंटल अंड्यूलेटिंग यानी थोड़ी ऊबड़ खाबड़ ज़मीन है, थोड़ी सी ही ऊबड़ खाबड़ टोपोग्राफी है। इस स्टेज में इरिगेशन सिस्टम इंट्रोड्यूस हो गया था 1960s में। वहीं जो सेकंड स्टेज है वो 14.10 लाख हेक्टेयर्स कल्चरेबल कमांड एरिया को इरिगेट करता है, जहां पर बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, नागपुर एंड चूरू डिस्ट्रिक्ट आती है राजस्थान की। इसके 2 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है। फर्स्ट, हॉट डेजर्ट विद शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स। जनरली इस एरिया में हॉट डेजर्ट्स है जहां पर शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स मिलते हैं। सैंड ड्यून्स इधर से उधर शिफ्ट होते रहते हैं। समर में यहाँ का टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। और इरीगेशन सिस्टम जो यहाँ पर है वो मिड 1980s में स्टार्ट हुआ सेकेंड स्टेज में। अब इस कैनाल के इफेक्ट्स क्या हैं एनवायरनमेंट पर, वो देख लेते हैं हम। इंट्रोडक्शन ऑफ दिस कैनाल, दिस ड्राई लैंड हैज चेंज्ड इट्स इकोलॉजी, इकोनॉमी एंड सोसाइटी। कैनाल ने यहाँ की इकोलॉजी, इकोनॉमी, सोसाइटी तीनों को चेंज कर दिया। जो एनवायरनमेंट है वो इन्फ्लुएंस्ड बहुत पॉजिटिव भी हुआ, नेगेटिव भी हुआ। पॉजिटिव इफेक्ट हम देखते हैं तो कैनाल की इरिगेशन से जो सॉइल मॉइस्चर था वो इंक्रीज हुआ है, उसमें वहाँ पर लॉन्ग ड्यूरेशन तक हुआ रहा है, और फॉरेस्टेशन हुआ है, पास्चर का डेवलप हो पाया है, लैंड ग्रीन हो पाया है, और यहाँ पर विंड इरोजन और सिल्टेशन ऑफ कैनाल सिस्टम्स भी रिड्यूस हुआ है। नेगेटिव इफेक्ट इसका है ड्यू टू इंटेंसिव इरिगेशन, एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर एंड अलार्मिंग रेट ऑफ वाटर लॉगिंग एंड सॉइल सैलिनिटी हैव बीन रिकॉर्डेड। इस कैनाल सिस्टम के वजह से वाटर लॉगिंग और सॉइल सैलिनिटी इंक्रीज हुई है। ये नेगेटिव इफेक्ट है कैनाल सिस्टम का। अब हम फ्रेंड्स देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ इंदिरा गांधी कैनाल ऑन एग्रीकल्चर पर इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इफेक्ट दोनों हुए। पॉजिटिव में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन से जो कल्टिवेटेड लैंड है और इंटेंसिटी ऑफ क्रॉपिंग है वो इंक्रीज हुई है। मेन कमर्शियल क्रॉप्स व्हीट, राइस, कॉटन, ग्राउंडनट जो थे उन्होंने रिप्लेस किया है ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स लाइक ग्राम, बाजरा, ज्वार एक्सेट्रा को, जिसकी वजह से यहाँ पर इंटेंसिव इरिगेशन पॉसिबल हुआ है। इसी की वजह से यहाँ पर सिग्निफिकेंट ट्रांसफॉर्म हुआ है एग्रीकल्चरल इकोनॉमी में। नेगेटिव इफेक्ट वहीं देखेंगे दोस्तों, वही जो इन्वायरमेंटल नेगेटिव इफेक्ट है वाटर लॉगिंग और सॉइल सैलिनिटी, उसी के वजह से जो एग्रीकल्चर की सस्टेनेबिलिटी है उस पर खतरा बन गया है, उस पर डेंजर आ गया है। अब हम यहाँ लास्ट में देखेंगे प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, मेजर्स फॉर प्रमोशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट के मेजर क्या प्रमोशन है, क्या क्या मेजर्स हैं। इट हैज़ बीन आर्ग्यूड बाय वेरियस स्कॉलर्स दैट इंदिरा गांधी कैनाल प्रोजेक्ट इज इकोलॉजिकली अनसस्टेनेबल, यानी यह सस्टेनेबिलिटी की तरफ नहीं जाता, ये अनसस्टेनेबल है। इसी की वजह से कोर्स ऑफ डेवलपमेंट जो है इंदिरा गांधी कैनाल का, उसे 4 डिकेड्स लग गए डेवलप होने के लिए। इसकी वजह से कहा जाता है कि जो फिजिकल एनवायरनमेंट है वो डिग्रेड हुआ है। Attaining the goal of sustainable development of Indira Gandhi Canal Command Area requires such measures that can achieve ecological, social, economic sustainability। हमें ऐसा गोल सेट करना होगा इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया के लिए ताकि वहाँ पर इकोलॉजिकल, सोशल, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी बनी रहे। Hence 7 measures have been proposed for this project. 5 of these measures are meant to restore ecological sustainability। इसीलिए 7 measures जो हैं वो अडॉप्ट किए गए। इनमें से 5 measures जो हैं वो सिर्फ इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए हैं। ये 7 मेजर्स कौन कौन से हैं? फर्स्ट है रिग्रेस इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी, यानी वाटर मैनेजमेंट पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करें और उनको इम्प्लीमेंट किया जाए। कैनाल प्रोजेक्ट एम्फेसाइज प्रोटेक्टिव इरिगेशन स्टेज 1 एंड एक्सटेंसिव इरिगेशन ऑफ क्रॉप एंड पेस्ट डेवलपमेंट स्टेज 2, यानी इसके हिसाब से स्टेज 1 में हमें प्रोटेक्टिव इरिगेशन यानी जितना हो सके उतना ही इरिगेशन के लिए वाटर यूज़ करना है। वहीं सेकंड स्टेज में हम एक्सटेंसिव यानी ज़्यादा यूज़ करेंगे इरिगेशन का क्रॉप्स और पास्चर के लिए। वाटर इंटेंसिव क्रॉप्स यानी जिन क्रॉप्स को पानी कम चाहिए, जिनको ग्रो करने के लिए पानी कम चाहिए होता है, फॉर एग्जाम्पल जिन क्रॉप्स को पानी ज़्यादा चाहिए होता है, जिन क्रॉप्स को पानी ज़्यादा चाहिए होता है वो आते हैं, लाइक राइस हुआ, वीट हुआ, शुगर केन हुआ, उन्हें अवॉइड करना है और प्लांट करने के लिए साइट्रस फ्रूट ज़्यादा लगाने हैं जिसको पानी की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती। और इन ऑर्डर टू रिड्यूस द कन्वीनियंस ऑफ लॉस वाटर फॉलोइंग द CAD क्या है, कमांड एरिया डेवलपमेंट को जो है वहाँ पर लॉस ऑफ वाटर को रिड्यूस करने के लिए हमें लाइनिंग बनानी है, वाटर कोर्सेज को लाइंड करना है।
लैंड डेवलपमेंट और लेवलिंग करनी है, वाराबंदी सिस्टम एंड इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कैनाल वाटर इन द कमांड एरिया ऑफ आउटलेट। वाराबंदी सिस्टम होता है जहां पर दोस्तों हम जो कैनाल का पानी है उसे कमांड एरिया में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये 3 जो है प्रोग्राम्स हमें इनको इम्प्लीमेंट करना होगा सो दैट कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम इफेक्टिव रहे। उसके बाद 4th है एरियाज अफेक्टेड बाय वाटर लॉगिंग एंड सॉइल सैलिनिटी शुड बी रिक्लेम्ड, यानी जहां जो एरियाज वाटर लॉगिंग और सॉइल सैलिनिटी से ग्रस्त हैं, जो इफेक्टेड है, उनको सही किया जाए। 5th है द इको डेवलपमेंट इज मस्ट थ्रू अफॉरेस्टेशन, शेल्टर बेल्ट प्लांटेशन एंड पास्चर डेवलपमेंट एक्टिविटीज पर्टिकुलरली इन द फ्रेजाइल एनवायरनमेंट ऑफ स्टेज 2। स्टेज 2 जहां पर डेजर्ट ज़्यादा है उस एरिया में शेल्टर बेल्ट प्लांटेशन किया जाए, अफॉरेस्टेशन किया जाए, पास्चर्स को डेवलप किया जाए ताकि वहाँ पर इकोलॉजिकल डेवलपमेंट हो सके। 6th पॉइंट है प्रोवाइडिंग एडिकेट फाइनेंशियल एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट फॉर कल्टिवेशन ऑफ द लैंड अलॉटीज हैविंग पुअर इकोनॉमिक बैकग्राउंड विल बी पॉजिटिव स्टेप टुवर्ड्स अचीविंग द सोशल सस्टेनेबिलिटी इन द रीजन। इसका मतलब जो वहाँ पर पुअर पीपल हैं उनको फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट प्रोवाइड किया जाए कल्टिवेशन के लिए, सो दैट वहाँ पर रीजन में सस्टेनेबिलिटी बनी रहे। लास्ट एंड 7th मेजर है इसका, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी कैन नॉट बी अचीव्ड ओनली थ्रू डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज हैव टू डेवलप विद अदर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी सिर्फ एग्रीकल्चर उनकी एलाइड एक्टिविटीज से ही नहीं आएगी, हमें बाकी सेक्टर्स को भी वहाँ पर इंप्रूव करना पड़ेगा। देयर मस्ट बी डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक बेस एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फंक्शनल लिंकेजेस बिटवीन विलेजेस, एग्रो सर्विस सेंटर्स एंड मार्केट्स। वहाँ पर एक डाइवर्स इकोनॉमिक बेस बनाने के लिए हमें विलेजेस को, एग्रो सर्विस सेंटर्स को और मार्केट्स को लिंक करने के लिए स्पेशल स्टेप्स लेने पड़ेंगे, उनकी जो लिंकिंग है उसे स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। दोस्तों ये हमारा चैप्टर था, अगर आप कोई भी डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।